ओके गाइस, सो ये जो वीडियो है ये चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग का अप्रोच था नोट्स के ज़रिए सब कुछ समझना और याद करना। दिस पार्ट इज़ रिलेटिवली सिंपलर, बहुत आसान है। बस किताब में मैं जो अंडरलाइन करूँगा आपको भी वही करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का फीचर्स क्या है, बिजनेस साइकिल का कैरेक्टर क्या है, क्या क्या चीज है बिजनेस साइकिल के बारे में जो हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहला, बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियोडिकली। पीरियोडिकली होता है। देखो, आई हैव ऑलरेडी सेड, पहले एक स्टेज आता है, फिर पीक आता है। पहले होता है एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर धीरे धीरे गिरते हैं, डिप्रेशन आता है, फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तो ये पीरियोडिकल है, लेकिन दे डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 महीना लगा एक्सपैंड होने में, 2 महीना बाद हम पीक रीच किए, फिर हम 1 महीना तक गिरे और 1 महीना बाद डिप्रेशन आया, फिर 2 महीना लगे एक्सपेंशन के लिए। ये जरूरी नहीं है, रेगुलर नहीं होगा। हो सकता है अगली बार एक्सपैंड करने के लिए मेरे को, रिकवर करने के लिए मेरे को 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, दैट डजेंट मैटर। रेगुलर नहीं होता है। वो जो टाइम इंटरवल है, वो जो ड्यूरेशन है साइकिल का, वो वैरी करता है हर बार। वो जो इंटेंसिटी है फ्लक्चुएशन का, कभी बहुत जल्दी एक्सपैंड होता है, कभी टाइम लगता है, कभी पीक जल्दी पहुंचते, कभी टाइम लगता है, कभी डिप्रेशन जल्दी पहुंचते, कभी टाइम लगता है। इंटेंसिटी वैरी करता है। रिपीटिंग द एंटायर थिंग वंस अगेन, बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल है नेचर में, साइकिल है भैया, बार बार होगा वो चीज, बट रेगुलरली हो जरूरी नहीं है, सेम ड्यूरेशन में हो, सेम इंटेंसिटी के साथ हो जरूरी नहीं है। इसका अलग अलग फेज है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, जिसको हम लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं। ये कभी कभी ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा रफ होता है। अक्सर ये स्मूथ होगा, रेगुलर होगा, मतलब आएगा ही, पता है मेरे को, ठीक है अभी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, चलो पीक आने वाला है, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चलो डिप्रेशन आने वाला है। यू कैन बी रेडी फॉर दैट फेज। स्मूथ होता है, हमको पता चल जाता है पहले कि ओके ये फेज आ रहा है, लेकिन आप नहीं बता सकते हो ये फेज कब तक रहेगा। जैसे जब पीक आता है तो आपको समझ में आता है ओके मार्केट बदल रहा है, मेरा डिमांड गिरना शुरू होगा, हमको लग रहा है, आप प्रेडिक्ट किए, दैट इज ओके, बट कब तक मेरा डिमांड गिरते रहेगा, कितना दिन तक गिरेगा, कब मेरा डिप्रेशन आएगा, ये हम नहीं बता सकते। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज में होता है भैया। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मतलब यही लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक हम अपना प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्टर, सप्लाई डिमांड के हिसाब से मेरा प्राइस सेट हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्री मार्केट। ये परवेसिव है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, हर लेवल पे, हर जगह पे ये बिजनेस साइकिल आपको मिलेगा। और अगर एक जगह डिस्टर्बेंस हुआ ना, एक जगह बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हुआ, उसका असर कहीं और पड़ता ही पड़ता है। अगर कार का इंडस्ट्री में मानो डिप्रेशन आ रहा है तो पेट्रोल का इंडस्ट्री इफेक्ट होगा, और कार का इंडस्ट्री में डिप्रेशन आते ही बाकी जगह भी शेयर मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, जीडीपी फ्लक्चुएट करेगा। ये एक जगह नहीं होता, ये सब जगह होने लगता है। इसका इफेक्ट कम्युनिकेबल है। बिजनेस साइकिल से हर सेक्टर इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स का, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का, ये सब जो सेक्टर होता है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, वो कंज्यूमर गुड जो हम लोग रखते हैं अपने पास, कंज्यूमर गुड जो कंज्यूम करते हैं, नमक, चीनी। कैपिटल गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा चीज़। तो ये सब का जो इंडस्ट्री होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें जो ट्रेड साइकिल्स है वो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, बुरा इफेक्ट दिखाता है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिप्रेशन आता है ना, पूरा देश का हालत खराब होने लगता है। ओके,
बिजनेस साइकिल को बोला जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, आसान नहीं है समझना। ये नहीं है कि अच्छा कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा तो सेम मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री में हो रहा है, नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह सेम कैरेक्टर नहीं है, अलग अलग है। आपको समझना पड़ेगा, वक्त लगाना होगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन इज डिफिकल्ट। होने से पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे, बट वो एक्यूरेट हो ही ये जरूरी नहीं है। एक जगह अगर बिजनेस साइकिल का कोई फेज आ रहा है तो उसका इफेक्ट हर जगह मिलता है, अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल पे आउटपुट बदलेगा उसका। फॉर एग्जाम्पल हम कार का इंडस्ट्री का बात करें तो वहां पे पीक आया तो ज़्यादा कार बनने लगा, ज़्यादा कार बनाने के लिए ज़्यादा लोग का ज़रूरत पड़ा तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट हुआ, ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट जो है वो ऑप्टिमम है, ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, प्राइस लेवल ऑप्टिमम है, ये सब दिखने लगता है मार्केट में। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? कोरोना वायरस आया था चाइना में, फिर धीरे धीरे वो वर्ल्ड के हर पार्ट में जाने लगा। इंडिया में आने से पहले ही इंडिया का शेयर मार्केट में उसका असर दिख रहा था। ये कंटेजियस होता है, किसी दूसरे देश में अगर डिप्रेशन आया हुआ है ना, उसका कोई ना कोई इफेक्ट मेरे देश में आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? कंटेजियस है, कम्युनिकेबल डिजीज जैसा है, कोरोना जैसा है। एक जगह हो तो जरूरी नहीं है वही सीमित रहे, सब जगह होने लगता है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक में डिप्रेशन आया हुआ था, तो भैया यस बैंक में डिप्रेशन आने के कारण सबको इफेक्ट हुआ? नहीं। वो एक लौता बैंक में हुआ, सारा बैंक में डिप्रेशन था क्या? नहीं ना। ये इंडस्ट्री का बात हो रहा है कि सारा बैंक में डिप्रेशन आ रहा है, तब हम लोग का देश को समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। एक दो बैंक केस ओके, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम इंडस्ट्रीज का बात करते हैं, जैसे कि 1930 में डिप्रेशन आए थे यूएसए में, और ब्रिटेन के साथ साथ और भी छोटा मोटा कंट्रीज जो थे, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करते, सब इफेक्ट हुए थे। हम लोग का तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिजनेस साइकिल का कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होता है। आज के टाइम पे पूरे दुनिया में डिप्रेशन आया हुआ है, सिवाय चाइना के। ऑब्वियसली पूरा दुनिया सफ़र कर रहा है कोविड के कारण, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को दिख रहा है। चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो काफ़ी मुश्किल वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं इकोनॉमिकली। भैया हमको समझ में आ गया बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको ये बताइए कि बिजनेस साइकिल का कॉजेस क्या है, क्यों होता है बिजनेस साइकिल? सिंपल वर्ड में बोलें तो दो कॉजेस होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। कुछ इंटरनल कॉजेज है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं 2001 में जो एक वायरस फैला था। वायरस मतलब एक ट्रेंड था, एक फैशन था कि हर कंपनी ऑनलाइन आना चाहता है। .com बोलते थे जिसको, कि यार मेरे नाम के आगे .com लगना चाहिए, मेरा खुद का वेबसाइट होना चाहिए। बट हम लोग जब देखे 2007, 8, 9, इसमें भी यूएस में रिसेशन आया हुआ था। सब चीज़ का, सब इंडस्ट्री का रिसेशन आ गया था यूएस में, हाउसिंग मार्केट को लेकर। हाउसिंग मार्केट में रिसेशन आने के कारण सारा इंडस्ट्री में इफेक्ट देखे थे हम लोग। और 2001 में जब सब कोई .com अपना नाम के पीछे लगा रहा था तो सब कुछ अच्छा होने लगा था, एक्सपेंशन देखने को मिला था। फिर पीक आया और फिर 2007, 8, 9 में रिसेशन आया हाउसिंग मार्केट में, लेकिन असर सब जगह दिखा था। इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस। पहले वी आर डीलिंग विथ इंटरनल कॉजेस। सबसे पहला, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। कीन्स, ये नाम हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। कीन्स के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, दीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन चैप्टर 2, willingness and ability of consumer to purchase goods at different prices.
है ना, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स अकॉर्डिंग एट डिफरेंट प्राइसेस। फ्री मार्केट भैया आप अभी ऊपर बताएं, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड के चक्कर में जो प्राइस सेट होता है वो फ्री मार्केट का होता है, जहां पे मैक्सिमाइजेशन होता है प्रॉफिट का एम। अगर हम फ्री मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा सिर्फ एक एम है कि मेरे को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम रखना है, दैट्स इट। अच्छा, इस चक्कर में प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने के लिए हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। ज़्यादा डिमांड होगा तभी तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इस चक्कर में आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, इनकम लोगों का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए सप्लाई से तो क्या होगा। या फिर चलो उल्टा सोचते हैं, एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई हम ज़्यादा कर दिए, ठीक है, डिमांड कम है और हम क्या सोच रहे हैं, ओ भाई हमको प्रॉफिट ज़्यादा रखना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। इस चक्कर में हम बहुत बना दिए, लोग 200 डिमांड कर रहे थे, हम 1000 बना दिए, 800 एक्स्ट्रा बना दिए। ये क्या हो रहा है भैया, ये इन्फ्लेशन ला देगा, ये इन्फ्लेशन ला देगा। डिमांड कम है, आउटपुट कम होना चाहिए था, आपका ज़्यादा है। इसके चक्कर में आप फिर क्या करोगे, देखोगे कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है तो हमको इसको सल्टाना पड़ेगा। आप इसका दाम कम करोगे, थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली अगेन इक्विलिब्रियम याद करो क्या होता है, वहां से सब कुछ क्लियर हो गया। भैया अगर डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्वेस्टर अपने स्टॉक को, अपने एक्स्ट्रा 800 स्टॉक को बेचने लगेंगे एंड बाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, वैसे इन्वेस्टमेंट्स खरीदने लगेंगे जिसका वैल्यू कम नहीं होता, जैसे कि बॉन्ड, गोल्ड्स, यूएस का डॉलर खरीद लेंगे। ये सब का घटता थोड़ी है, बढ़ेगा ही। अभी कंपनी क्या कर रहा है, वर्कर को बोल रहा है तुम घर में रहो, क्यों, अरे 800 एक्स्ट्रा बन के रखा हुआ है मार्केट में, तुम क्या आएगा डेली बनाने के लिए, लोग को नौकरी से निकालना पड़ेगा, हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे नहीं, क्यों, अरे 800 पहले बिके, पैसा आए तब ना कुछ खरीदे। इसके चक्कर में अब क्या हो रहा है, मेरा कंपनी डूबने का हालत में घुस गया, डाउनवर्ड स्पाइरल में आ गया, अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगर ये 800 पीस नहीं बेचे सही दाम पे, मेरे को सही रेट नहीं मिला इसका, तो बर्बाद सब कुछ, ठीक है। अब ये साइकिल इवेंचुअली स्टॉप होता है, अपने आप होगा, जब प्राइस इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि जो इन्वेस्टर those investors that still have cash start buying again, वो इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है वो ये 800 स्टॉक फिर से खरीदने लगेंगे। हाँ भाई दे, कितना रेट है दे, बट ये होने में बहुत टाइम लगता है। और जब कभी कभी होता है कि ये नहीं हो रहा है और लोग डिप्रेशन, बिजनेस उनका जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं नेट फॉरेन डिमांड के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट फॉरेन डिमांड। एक्सपोर्ट मतलब हम इंडिया से कितना सामान बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट मतलब हम इंडिया में बाहर से कितना सामान मंगा रहे हैं। इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट फॉरेन डिमांड, गुड्स और सर्विस का। ये भी एग्रीगेट डिमांड में गिनाता है। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्लक्चुएशन होगा तो मेरा बिजनेस का साइकिल भी तो फ्लक्चुएट करेगा भाई, है कि नहीं। मानो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड यानी फॉरेन डिमांड समझो, वो इंक्रीज हो गया, तो किसके कारण क्या होगा भैया, एक्सपेंशन होगा, बूम होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, हम ज़्यादा बनाएंगे, हम लोगों को नौकरी पे रखेंगे। अच्छा मानो डिक्रीज हो गया, यही डिमांड डिक्रीज हो गया, भैया रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है नेट फॉरेन डिमांड का। सिर्फ इंडिया का डिमांड नहीं, फॉरेन डिमांड भी मेरे बिजनेस साइकिल को अफेक्ट करता है। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, दैट्स इट। डिमांड ज्यादा है, एक्सपेंशन में पहुंचेंगे, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, ले अब डिप्रेशन में आना शुरू कर, रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन में पहुंचेंगे, फिर रिकवरी करके ऊपर चढ़ेंगे, चिंता नहीं है, बस जल्दी चढ़ना रहता है। सेकंड, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम बिजनेस को कैपिटल देते हो टाइम टू टाइम, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो क्या तुम ऐसा होता है कि हर महीना हम अपने बिजनेस में 500 रुपया लगाएंगे, नहीं, वो तो फ्लक्चुएट होते रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होते रहता है। तो
ये जो चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, ये किस बेसिस पे होता है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। तुमको लग रहा है यार इस बिजनेस से मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो। मानो तुमको लगा यार यहां से हमको 5 लाख का प्रॉफिट मिलने वाला है, चलो हम इसमें 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, हमको लास्ट में 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। ले, नहीं मिला, लॉकडाउन लग गया। एक्सपेक्टेशन था, तेरा उम्मीद था कि तुमको प्रॉफिट मिलेगा, बट नहीं मिला। अब तुम जो पैसा फंसाया वो तो डूब जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो। इसके कारण डिप्रेशन आता है। इन्वेस्टर भैया कब इंक्रीज करते हैं? जब उनको लगता है कि तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जब नए नए इन्वेंशन होते हैं, जब नया नया इन्वेंशन होता है, तब ज्यादा लोग उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई प्रॉफिट मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट कब राइज होता है भैया? एक तो आप बताएं न्यू एक्सपेंशन में, न्यू इन्वेंशन में। एक आप बताएं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, एक बताएं न्यू इन्वेंशन। और इन्वेस्टमेंट में राइज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट का जो रेट है वो कम है। मतलब हम तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, बदले में बोल रहे हैं यार तुम बस हमको 102 रुपया वापस करना, मात्र 2 रुपया और दे दे दे, उधार दे। और यही हम बोलते हैं कि 100 रुपया देंगे, बदले में तुम 150 देगा वापस, तुम बोलेगा नहीं चाहिए पैसा रखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो तुम ज्यादा पैसा लेना चाहेगा। अब अगर भैया इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो डिमांड भी राइट वर्ड शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा। बट अगर इन्वेस्टमेंट हम कम रखेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बट आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो है वो रियल होना चाहिए, फिक्शनल नहीं होना चाहिए, झूठ का नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं कि हम करोड़ों में प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। जितना आपको लगता है उतना सोचो, उतना इन्वेस्ट करो, कैलकुलेट करो दिमाग में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार क्या खर्चा कर रहा है वो भी डिपेंड करता है बिजनेस साइकिल में। सरकार ज्यादा खर्चा करने लगेगा, मेरे पास ज्यादा हाथ में पैसा रहेगा, हम ज्यादा डिमांड करेंगे। सरकार खर्चा में कमी करेगा, जैसे वॉर वगैरह हुआ या फिर अभी पैंडेमिक आया हुआ है, तो सरकार का खर्चा क्या है? ज्यादा होके रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा होके रखा है। वो बोल रहा है कि तुमको ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, ले हमसे लोन ले लगा, तो हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सरकार को बोलेंगे सरकार आई वांट टू ओपन अ क्लब जहां पे लोग पार्टी करें, नहीं पैसा देगा अभी हमको, कोई नहीं देगा, क्यों? नहीं चलेगा वो बिजनेस भाई। तो सरकार का स्पेंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में हम लोग बीसीके के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड में मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिससे मार्केट में कितना पैसा रहेगा ये रेगुलेट किया जा सकता है। कुछ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जो स्पेंड करता है ताकि लोग ज्यादा खर्च कर सकें। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है कंपनी को, गवर्नमेंट तुमको ज्यादा पैसा दे रहा है, टैक्स कम ले रहा है तुमसे, ये सब तरीका है ताकि तुम्हारे पास पैसा बचे, तुम ज्यादा डिमांड करो। जब तुम्हारे पास पैसा बचेगा, तुम ज्यादा सामान खरीदोगे, बूम आने लगेगा इकोनॉमी में। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो करे। इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो तुम लोग भी बोलेगा चलो लोन ले लेते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, क्यों? तुम लोन लिया है, तुम काम चालू करेगा, तुम 10 आदमी को काम देगा ना अपने अंडर में। कुछ एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा कम करने लगेगा। गवर्नमेंट बोलेगा यार हर चीज का दाम बढ़ रहा है, रुको, थामो जरा, टैक्स बढ़ाओ, इन लोग के हाथ में बहुत पैसा है, ये लोग धड़ाधड़ खर्चा कर रहा है, इन लोग से पैसा लो। इंटरेस्ट रेट में एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा, इकोनॉमी को धीरे करने का कोशिश। जब इन्फ्लेशन होता है, हर चीज का दाम बढ़ने लगता है, उसको रोकने के लिए इकोनॉमी को धीरे करना पड़ता है कि बस रुको, इतना तेज मत भागो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये स्लो डाउन ना काफी ड्रास्टिक हो जाता है, इतना जल्दी आता है कि इतना नेगेटिव ग्रोथ दिखने लगता है कि यार सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ऐसा फील होने लगता है, यार सरकार क्या कर रहा है। बट बेसिकली वो लोग सोच समझ के करते हैं। वहां पे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, आईआईएम से एमबीए प्रोफेशनल्स हैं, जो ये डिसीजंस देते हैं, सरकार को बताते कि ऐसे करिए। 5, मनी सप्लाई। अभी हॉटवे करके एक आदमी था, ये बोलता है कि ट्रेड साइकिल एक मॉनिटरी फेनोमेनन है, मनी का खेल है इसमें। अगर आप सप्लाई ऑफ मनी को प्लान नहीं करके छोड़ोगे मार्केट में, आप प्लान नहीं किए, अरे तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा बिना सोचे समझे तुमको 30,000 रुपया दे दे के जा बेटा इस महीना का पॉकेट मनी, तुम किस लेवल पे पार्टी करने वाले हो, किस लेवल पे खर्चा करने वाले हो।
और यहीं जब 3,000 रहता है तो उसमें भी तुम 500-2,000 रुपया बचा लेते हो। ये मनी सप्लाई का खेल होता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो तुम अपना डिमांड इंक्रीज कर लेते हो, और अगर एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ क्रेडिट है, तुमको हम बोले कि तुमको जितना उधार चाहिए हम देंगे, तो तुम धड़ाधड़ हमसे उधार लोगे और तुम धड़ाधड़ डिमांड करोगे। तुम ज्यादा डिमांड करोगे, उसके कारण वो लोग के पास कम माल बचेगा और वो लोग हर चीज का दाम बढ़ा देगा। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे मानो एक दवाई है फेबी फ्लू, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका दाम बहुत ज्यादा करके रखा है ये लोग। इन्फ्लेशन आया हुआ उसके मार्केट में। क्यों? क्योंकि भैया हम तो पैसा देने के लिए तैयार है, उनके पास है ही नहीं, डिमांड इतना ज्यादा हो गया। जब कैपिटल इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से तुमको हम पूंजी दे रहे कि पैसा लगाना है, जा लगा। कंज्यूमर बिजनेस क्या करता है? अरे देना, उधार लेता है, काम में लगा देता है। वो लोग काम में लगाता है तो वो लोग को भी सामान का जरूरत होता होगा ना भाई, वो लोग को बिजनेस करना है। अरे मानो मोमो का दुकान ही खोल रहा है तो वो लोग भी मैदा खरीदेगा, वो लोग का भी तो डिमांड होगा। तो जब ये सब हम लोग सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा करते, धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी आता है। बट एक बार में अगर ज्यादा प्रोस्पेरिटी आए, ज्यादा सब कुछ अच्छा होने लगे, तो इन्फ्लेशन आता है, हर चीज का दाम बढ़ने लगता है। उसको रोकने के लिए सरकार मनी सप्लाई को कम कर देता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा कम हो गया तो भैया, ज्यादा कम हो गया तब भी नुकसान है। बट अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो कम करना जरूरी है, ताकि हम मार्केट में थोड़ा रिसेशन लाएं। थोड़ा रिसेशन लाके हम सबको औकात में बैठाते हैं, उसके बाद बोलते चलो अब काम करो। अच्छा, और क्या है इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर तुम्हारे ब्रेन के अंदर? पीगू बोलते हैं कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी जो है वो एंटीसिपेशन के ऊपर है। तुम फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक नजर से देख रहे हो या फिर पेसिमिस्टिक नजर से। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव देख रहे हो, या फिर पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव देख रहे हो। ऊपर में लिख दो पॉजिटिव, नेगेटिव। बिजनेस फ्लक्चुएशन साइकोलॉजिकल स्टेट, जो बिजनेसमैन का साइकोलॉजिकल स्टेट होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो पॉजिटिव सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बहुत होने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा लोग को नौकरी मिलेगा, एक्सपेंशन होगा। अगर वो सोच रहा उल्टा, अगर वो पेसिमिस्टिक है, वो सोच रहा है यार फ्यूचर में सब कुछ बर्बाद होगा, मेरा बिजनेस अब चलने वाला है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा अपना इन्वेस्टमेंट, बोलेगा और पैसा मत लगाओ इस बिजनेस में, रुक जाओ। अभी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है तो जो लोग काम कर रहे थे उन लोग को सैलरी कम मिलेगा, इस बिजनेस का कमाई कम होगा, इस बिजनेस का प्रोडक्ट कम बनेगा, और वही ये नीचे गिरने लगेगा बिजनेस। ये पीगो का कहना था कि भाई तुम्हारा जो बिजनेसमैन का नजरिया है वो कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक आदमी था स्कम्पीटर, इनका भी एक इनोवेशन थ्योरी था। इनका कहना था कि ट्रेड साइकिल जो है ये रिजल्ट ऑफ इनोवेशन है, जो मार्केट में, जो सिस्टम में टाइम टू टाइम टेक प्लेस होता है। ठीक है, जो इनोवेशन होगा, ज्यादा अच्छा इनोवेशन होगा, तुम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। इनोवेशन क्या भैया? पहले तुम एक ब्रीफकेस को, सूटकेस को उठा के हाथ में ऐसे ऐसे चलते थे। एक आदमी देखा, अरे यार इसको तो उठाने में दिक्कत होता है, चलो नीचे चक्का लगाते। ये इनोवेशन, छोटा छोटा इनोवेशन में भी इन्वेस्टमेंट होता है। कॉबवेब थ्योरी, कॉबवेब थ्योरी के बारे में निकोलस काल्डोर बोले थे कि बिजनेस साइकिल जो है वो प्रेजेंट प्राइसेस के कारण होता है। प्रेजेंट प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि फ्यूचर में कितना प्रोड्यूस होगा। आज मानो एक प्रोडक्ट 20 रुपया का है, तुम बस ये सोचो कि 20 रुपया में अगर हम फ्यूचर में चाहे तो कितना बना के बेच सकते हैं। बस प्रेजेंट प्राइस के बेसिस पे फ्लक्चुएशन डिसाइड करो। ठीक है, प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइस will be responsible for fluctuation in output and employment at subsequent period। ये 6 इंटरनल था। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेस की। फ्लक्चुएशन जो होता है बिजनेस साइकिल में वो क्यों होता है? वॉर, मारपीट हो गया दो कंट्री के बीच में, मारपीट मतलब युद्ध छिड़ा है, हाथापाई नहीं हो रहा है, वेपन्स है, आर्म्स है। उस टाइम सरकार तुम्हारा बिजनेस को लोन देगा कि अपना आर्म्स को बेहतर करेगा, अपना डिफेंस को बेहतर करेगा, वहां पैसा खर्चा करेगा। तो तुम लोन वोन नहीं ले पाएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, अल्टीमेटली तुम्हारा बिजनेस डिप्रेशन में जाएगा, और वाजिब है, सबका जाएगा। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर खत्म हो गया, अब सब कुछ बेहतर करना है, वापस से जो नुकसान हुआ है घर का, रोड का, बिल्डिंग का, सब कुछ ठीक करना है, उसमें पैसा खर्च होगा, तब भी तुमको सरकार पैसा नहीं देगा, तब भी तुम डिप्रेशन में रहेगा। बट धीरे धीरे ये पॉइंट पे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा धीरे धीरे।
क्योंकि सरकार खर्च कर रहा है। अब सरकार घर बनवाएगा, तुम ही से ना बनवाएगा, कहीं ना कहीं एक मजदूर से बनवाएगा, उसके लिए अलग अलग ईंटा खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा। डिमांड बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। वॉर के टाइम सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब चीज में फॉल ही फॉल दिखेगा तुमको। यहाँ पे धीरे धीरे पुशअप होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बन रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी शॉक्स। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी पे हम लोग कितना निर्भर है। मानो कोई टेक्नोलॉजी शॉक आ गया, मोबाइल फोन के कारण कोई जो एक्सपेंशन में था बिजनेस वो गिर गया, खत्म हो गया, मोबाइल फोन का इंडस्ट्री बंद होने वाला है। तुम सोचो टेक्नोलॉजी शॉक पबजी को कैसा लगा है, वो बर्बाद हो गया, उसको तो एकदम दिल टूट गया पबजी का। इंडिया में कोई नहीं खेल सकता, अब इलीगल हो गया। ये टेक्नोलॉजी शॉक होता है। इसके कारण पबजी का इंडस्ट्री खत्म, वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड थे बर्बाद, इंडिया में जो लोग एम्प्लॉयड थे। अच्छा, अब मानो जो मोबाइल फोन है उसका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो टेलीकॉम यानी कि जियो एयरटेल भी अच्छा चलेगा। वो अच्छा चलेगा तो वो ज्यादा सिम बनाएगा, ज्यादा लोग को रखेगा कस्टमर का सर्विस के लिए, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। नेचुरल फैक्टर, बाढ़ वगैरह आ रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ के कारण हम लोग जानते हैं भैया कि खेत खलियान सब बर्बाद हो जाता है, एग्रीकल्चरल आउटपुट एकदम कम हो जाता है, फार्मर का इनकम गिरा, फार्मर का प्रोडक्शन गिरा। तुम्हारे डिमांड खाने का ज्यादा है बट सप्लाई कम हुआ, खाना का दाम बढ़ जाएगा। खाना का दाम बढ़ने के बाद कुछ बचता है, मार्केट में डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है। ये नेचुरल फैक्टर्स हुआ। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ, जरूरत से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और हम लोग के पास उतना डिमांड फुलफिल करने के लिए सामान ही नहीं है, तो ऑब्वियसली रिसेशन रहेगा। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है अभी तक, जबकि इंडिया बहुत पैसा वाला कंट्री हो चुका है। क्यों? यहाँ का पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा निकम्मा लोग भी है इंडिया में, जो लोग अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है, जो लोग चाहता है कि हमको काम ना मिले, फ्री में पैसा मिले। ये सब भी छोटा मोटा प्रॉब्लम बिजनेस साइकिल को अफेक्ट करता है। याद रहे भैया, हर नेशन का इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होता है समहाउ। यूएसए में कुछ होगा, उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया में दिखेगा। इंडिया का लॉ चेंज होगा तो इसका असर कहीं ना कहीं बाहर दिखेगा। इस चीज को एक इकोनॉमी का स्टूडेंट के औहदे से मेरे को जानना जरूरी है। तो भैया हम लोग को क्लियर हुआ कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, कितने फेजेस होते हैं, क्या फीचर्स है एंड क्यों होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेस। ये बिजनेस साइकिल बिजनेस डिसीजन लेने में कैसे मदद करता है भैया? देखो, बिजनेस साइकिल ना इकोनॉमी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है और बिजनेस साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझने के बाद तुमको पता चलेगा कि डिमांड कैसा है, हमको प्रॉफिट कैसा मिलेगा, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं। बिजनेस साइकिल का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर बिजनेसमैन का ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाए बिजनेस साइकिल को समझते हुए। आई एम रिपीटिंग द एंटायर लाइन वंस अगेन। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का ये क्वालिटी होता है कि वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाए बिजनेस साइकिल को समझते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी कब शुरू होगा, कब हम लोग को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कब हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। ये सब चीज़ को लेके जो वो पॉलिसी बनाता है, बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए बनाता है। अगर रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो हमको क्या करना है, नहीं करना है, हमको कब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सब चीज़ के लिए वो बिजनेस साइकिल को देखता है। बिजनेस साइकिल का इन्फ्लुएंस होता है, और सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं, ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस डिसीजंस पे। बिजनेस साइकिल का स्टेजेस जो होता है वो मैनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक्सपेंशन में हैं या फिर डाउन साइजिंग में हैं। बिजनेस एडवांटेजियसली रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग स्टेज को, हर फेज का अलग रिक्वायरमेंट होता है और हर मैनेजर को पता है कि हमको इस फेज में क्या डिसीजन लेना है। Firm should exercise the capability to expand or rationalize production operation so as to suit the stage of business cycle. Firm बिजनेस साइकिल को देखते हुए डिसाइड करता है कि हमको अभी एक्सपैंड करना चाहिए या फिर हमको प्रोडक्शन रोक कर रखना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। उसको एक साउंड, किसको? बिजनेस मैनेजर को एक साउंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाने के लिए पूरा बिजनेस साइकिल समझना पड़ता है कि बूम कब है,
डिप्रेशन कब है, पीक कब है, रिकवरी कब है, ये सब चीज। इकोनॉमी वाइड ट्रेंड्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। याद रखना यहां पे एक टर्म है डाउन टर्न, इसका मतलब होता है पीक। यहां से डाउन होना शुरू होता है ना, ये मतलब ये मैच्योरिटी पॉइंट है, इसके बाद रिसेशन शुरू होता है, इसीलिए इसको डाउन टर्न बोलते हैं। ओके उसके बाद सम बिजनेस आर मोर वल्नरेबल टू चेंज इन द बिजनेस साइकिल। कुछ का क्या होता है ना, डिप्रेशन एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुरंत आउट हो जाता है। बिजनेस जिसका फॉर्च्यून, जिसका किस्मत इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। बिजनेस जिसका फॉर्च्यून लिंक्ड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से, उसको बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। जैसे कि फैशन रिटेलर हो गए, जिनका इलेक्ट्रिकल सामान है वो हो गए, घर वगैरह जो बनाते हैं, रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट, जो टूरिज्म का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये लोग का क्या काम है? अभी कोरोना वायरस में ये लोग का काम चल रहा है नहीं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। बूम फेज में ये लोग का डिमांड बहुत होता है, क्योंकि ये सब देखा जाए तो नेसेसिटीज़ नहीं है, लग्जरीज में आता है या फिर कंफर्ट में आता है। लेकिन जैसे रिसेशन आता है ये लोग सफ़र करना शुरू करते हैं, इनके डिमांड में गिरावट देखने मिलता है, तो ये लोग साइक्लिकल बिजनेस में आते हैं। ठीक है, अभी ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये जो रिसेशन आ रहा है इसको कैसे ओवरकम करें, ये हर बिजनेस का अपना चैलेंज है कि हमको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, तुम कैसे लड़े इस चीज़ से। बिजनेस साइकिल के लिए हर फेज ज़रूरी होता है, हर फेज में उसको एक डिसीजन लेना होता है, कब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब मॉडिफिकेशंस करना है। एक स्लगिश बिजनेस साइकिल को भी सर्वाइव करना मुश्किल है, उसके लिए भी प्लान चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी चाहिए कि हम कैसे प्रोडक्ट बनाएं, कैसे प्राइस सेट करें, कैसे एडवर्टीजमेंट करें। आज देखो कोविड के टाइम पे हर कोई अपने एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा है, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, हम लोग वायरस मारते हैं। अरे वो लोग कोरोना वायरस नहीं मार रहा, फिर भी वो लोग ये जानता है कि अभी ये लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर रखा है, चलो वायरस के ऊपर एडवर्टीजमेंट बना दो। इन जनरल इकोनॉमिक फोरकास्ट परफेक्टली रिलायबल नहीं है, मतलब हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला, हम उसके ऊपर एकदम निर्भर नहीं हो सकते, और ना ही मेरा जो इंट्यूशन है, जो अंदर से फीलिंग आ रहा है, उसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं। हमको समझना पड़ता है बिजनेस साइकिल कैसा है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर हम क्या एक्शन लें, फ्यूचर में क्या करें। हाँ, अगर तुम अच्छे से समझ रहा है इस चीज़ को और अच्छे से अप्लाई कर रहा है, एक्शंस ले रहा है सही सही, तो इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो हेल्प कर देगा बिजनेस को। ये रिलायबल नहीं है, ये बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। लिख लो, इकोनॉमिक फोरकास्ट भरोसेमंद नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।